हेलो एवरीवन। तो जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन मित्र यहाँ पर आज ये सेशन देख रहे हैं, हम सब ने कभी ना कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम कोई नई भाषा बोलना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा हैसल हमारे सामने आता है वो होता है वोकैबुलरी का शॉर्टेज, यानी शब्द नहीं आते हैं हमें। और हमारे कई स्टूडेंट्स ने ये परेशानी हमारे साथ भी शेयर की है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप 2000 से भी ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स को परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ कैसे लर्न कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी कंसिस्टेंसी एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज यू नो व्हाट गाइज, हर वो इंसान जो कोई भी लैंग्वेज सीखता है उसकी शुरुआत वोकैबुलरी से होती है। फॉर एग्जाम्पल लिटिल किड, कोई छोटा बच्चा, आप देखिए वो किसी भी भाषा का वर्ड बोलना शुरू करते हैं और फिर बाद में सुन सुन करके वो फुल ब्लोन सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली मास्टर एनी लैंग्वेज। साथ ही साथ हमारे वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को हैंडल करना पड़ता है, उन सब के लिए भी वोकैबुलरी का अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का क्लास और आपको सिखाते हैं कि जो आपकी ये स्ट्रैटेजी है ना कि हमने कोई भी एक रैंडम इंग्लिश वर्ड को देख लिया और उसका कोई हिंदी मीनिंग मान लो हमने समझ लिया, ये हिंदी का एक वर्ड हो गया, ये उसी का इंग्लिश हो गया और बस हमने लर्न कर लिया, वाओ हम तो कितने अच्छे हो गए। बट ये करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ऐसे लर्न करने पे आप जो वर्ड्स लर्न करेंगे वो कुछ दिनों तक तो दिमाग में रहेंगे, बट आफ्टर दैट आप उन्हें भूलने लगेंगे, या इस वर्ड के अलावा शायद सेम मीनिंग वाला कोई वर्ड आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा इस वर्ड का भी ये मीनिंग हो सकता है। मान लो एक्स की जगह वाई आ गया, जेड आ गया, ए आ गया, बी आ गया, कुछ भी आ गया और मीनिंग सेम होने के बावजूद भी हम नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि आखिर आपको पढ़ना कैसे है। द फर्स्ट वर्ड इज डोलफुल। डोलफुल का हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मातमी, मातम से जुड़ा हुआ, दुख से, उदासी से जुड़ा हुआ। सो जब भी आप कहना चाहते हैं कि कोई इंसान बहुत दुखी है, दैट पर्सन इज डोलफुल, दुख के स्टेट में है, दैट पर्सन इज डोलफुल, एटसेट्रा। नाउ गाइस, जब आपने देखा एक इंग्लिश वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग, इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जितने वर्ड्स अब यहां पर लिखे हुए हैं ये सब का मतलब होता है दुखी या फिर मातमी या फिर उदासी से भरा हुआ। तो कितने वर्ड्स यहां पर अब आपको दिख रहे हैं भाई साहब? डोलफुल, डिसमल, ग्लूमी, मिजरेबल, cheerless, sad, which is a very common one, melancholy, mournful, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड। एंड मेलंकली को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो मेलंकोलिक बोलते हैं। लेकिन ये सारे वर्ड्स अब किसकी बात कर रहे हैं? सैडनेस की बात कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक वर्ड पढ़ते हो तो एट द सेम टाइम आपको उसके कुछ सिनोनिम्स भी पढ़ने चाहिए ताकि एक्चुअल एक्सपेंशन हो वोकैबुलरी का। एक एक वर्ड को तुम अलग अलग जगह जाकर पढ़ोगे, उससे बहुत अच्छा है कि एक वर्ड है और उसके भाई कितने हैं ये भी तुमने जान लिया। अब इसके दुश्मन कितने हैं यानी एंटोनिम्स कितने हैं वो भी आप देख लीजिए। इलेटेड, बहुत प्रसन्न, ग्लैड, हैप्पी, जॉयफुल, चेयरफुल, डिलाइटेड, जोकंड, हंसी ठिठोली से भरा हुआ या हंसी मजाक करने वाले लोगों को हम जोकंड बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, इसी तरह से दूसरा वर्ड है एलिगेंट। हमें लगता है कोई भी चीज जो क्लासी है, सुरुचिपूर्ण, जिसको आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, या फिर बहुत खूबसूरत है तो उसे हम एलिगेंट कहते हैं, राइट? लेकिन इसके सिनोनिम्स देखिए, लग्जूरियस, पॉलिश्ड, डिग्निफाइड, फाइन, ग्रेसफुल, रिफाइंड, एक्सक्विजिट, पोलाइट, all these words are related to elegant. They all talk about ब्यूटी विद ग्रेस। तो अगेन हम कर क्या यहां पर रहे हैं कि एक वर्ड हमने पढ़ा बट उसके जो फैमिली वर्ड्स हैं उन्हें भी हमने एट द सेम टाइम पढ़ लिया। एक वर्ड को एक बार पढ़ने की जगह आप एक ही वर्ड को 10 बार पढ़ो बट पूरी फैमिली को पढ़ने की कोशिश करो और साथ ही साथ उसके एंटोनिम्स पे भी नजर डालो। अगर कोई चीज इनएक्सपेंसिव है यानी काफी सस्ती मंदी सी है तो उसमें कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट
the antonym of elegant. And then ugly, simple, awkward, usual, rough, vulgar, rude, all these words also describe something which is not very graceful, which is not very beautiful. So clearly these words are the opposite of elegant. Moving on everyone, eloquent. Eloquent का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, भाषा पटु कोई इंसान जिसकी भाषा सॉलिड है, या फिर सुवक्ता, अच्छे से बात करने वाले एक इंसान को हम eloquent कहते हैं. इसके भाइयों पे नजर डालेंगे, एक्सप्रेसिव, विविड, मीनिंगफुल, ग्रेसफुल, सिग्निफिकेंट. वाई ओनली भाई, ये बहनें भी हो सकती हैं, राइट? लेकिन एंटोनिम देखते हैं, हेजिटेंट, मीनिंगलेस, क्लमजी, इनएक्सप्रेसिव, डल. अच्छे से ना बोल पाने वाले लोगों की क्या क्वालिटीज होती हैं? वो इनएक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डल होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा नहीं नजर आती है, हिचकिचाते हैं, हेजिटेंट होते हैं, एंड क्लमजी होते हैं, यानी कि वर्ड्स उनके लड़खड़ाने लगते हैं. तो अगेन दीज पीपल, दीज काइंड्स ऑफ पीपल कैन नॉट बी कॉल्ड एलोक्वेंट. तो ये सारे वर्ड्स में हमने सिर्फ दो चीजें ऐड करी हैं, यानी एक, उसका हिंदी मीनिंग तो आप सीख लेते हो, बट टू मोर थिंग्स, उसकी फैमिली से, मतलब उससे जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें समझिए, एंड उसके ऑपोजिट जो वर्ड्स हैं उन्हें भी समझिए. आप एक वर्ड के साथ साथ कितने सारे वर्ड्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, इस पर फोकस्ड रहो. अब आप सोचोगे कि मैम पर ये मिलेंगे कहाँ मुझे, फिर इसमें भी तो एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा ना. नहीं लगाना पड़ेगा, आज की क्लास में जुगाड़ पता चलने वाला है. इसीलिए कह रही हूँ कि सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, और जितने भी स्टूडेंट्स वोकैबुलरी को लेकर के स्ट्रगल करते हैं ना, उन सबको आज सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है. अब आपका सामने वर्ड दिख रहा है कॉन्कॉर्ड. कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति, सामंजस्य, यानी कि हार्मनी, झगड़ा नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्कॉर्ड इन दैट सिचुएशन. देन अब इसका सिनोनिम देखिए, यूनिटी, हार्मनी, पीस, अग्रीमेंट, एमिटी, अकॉर्ड. अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, ये तो वैसे भी भाई लगते हैं दिखने में ही. आगे एंटोनिम देखो भाई, जहां जिस चीज में सामंजस्य नहीं है, यानी कि वहां पर विरोधाभास है, यानी कि दुश्मनी है. तो अब एंटोनिम कहां से आ रहा है? एनिमोसिटी. एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी. हॉस्टिलिटी, विरोधाभास. डिस्कॉर्ड, असामंजस्य. असामंजस्य होता है, राइट? इसमें मैं कंफ्यूज्ड हो सकती हूँ, मुझे माफ करिएगा, बट डिसएग्रीमेंट इज डेफिनेटली डिस्कॉर्ड, डिसेंट एंड डिसएग्रीमेंट. ये तीनों वर्ड्स भी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लियरली. मूविंग ऑन एवरीवन, द नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम. किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, कॉल आउट करना, उसकी निंदा करना, उसे हम कहते हैं टू कंडेम समथिंग. अगेन आप यहां पर देख रहे हैं इसके सिनोनिम्स. अब देखो, निंदा करना का अगर तुम हर वक्त एक ही वर्ड यूज करते हो, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, तो क्लियर है ना कि पूरी दुनिया ही वैसे बोल रही है. ना तो आप कभी एडवांस स्पीकर हो पाओगे, ना तो कभी आपकी रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी हो पाएगी. तो आप बेसिक घिसी पिटी बोलोगे और उसी में उलझे रहोगे. नाउ अगेन, इफ यू वांट टू बी मोर कैरिज्मेटिक, इफ यू वांट टू बी मोर convincing, and if you want to have great communication skills as well, then you have to work on your vocabulary everyone. Synonyms देखिए, to censure, rebuke, blame, criticize, denounce और scold. ये सारे क्या हैं? निंदा करने के ही दूसरे इंग्लिश वर्ड्स हैं. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? जब तुम किसी को की निंदा नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? तुम उनको अप्रूव कर रहे हो, उनकी तारीफ कर रहे हो. टू प्रेज, अप्रिशिएट, एक्वेट, एक्सोनरेट, ग्लोरीफाई एटसेट्रा. एक्वेट और एक्सोनरेट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है तो उसको हटा देना. ये नहीं, उसकी गलती तो नहीं है, उसने तो ये नहीं किया. तो इस तरह से जब आप हटाते हो लगा हुआ आरोप, तो उसे एक्वेट और एक्सोनरेट भी कहते हैं. नेक्स्ट, कन्फेस, मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, अपराध, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई हमसे ये चीज हुई थी, उसी को हम कहते हैं टू कन्फेस. सिनोनिम्स आर एक्नॉलेज, डिक्लेयर, रिवील, कंसीड, एडमिट, एक्सेप्ट एंड प्रोफेस. किसी भी चीज को स्वीकार करना, यहां पर एक्नॉलेज और प्रोफेस एंड एडमिट एंड एक्सेप्ट, ये तो किसी भी चीज को स्वीकार करने की बात करते हैं. जैसे इफ आई से आई प्रोफेस्ड माई फीलिंग्स फॉर माई नेबर, मेरी जो भी फीलिंग्स थी मेरे नेबर के लिए मैंने वो स्वीकार कर ली कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, ये मैंने स्वीकार कर लिया. अब मैं नफरत करूं या उन्हें बहुत पसंद करूं वो मेरी मर्जी है, बट मैं स्वीकार करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ? प्रोफेस यूज कर रही हूँ कि मैंने स्वीकार कर लिया.
द थीफ कन्फेस्ड हिज क्राइम, चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया. द थीफ कंसीडेड डिफीट, उसने हार को स्वीकार कर लिया, पुलिस के सामने उस हार को एक्सेप्ट कर लिया. तो इस तरह से स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना एटसेट्रा के लिए हम कन्फेस को यूज कर सकते हैं. और बाकी वर्ड्स को एंटोनिम्स में हम आपको कौन से वर्ड्स बता रहे हैं? डिनाई करना, कि अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर दिया. हाइड, नाउ दैट इज टू छुपा ले जाना और खुल करके स्वीकार ना करना. एंड कंसील, हाइड और कंसील वो छुपाने के सेंस में है. अगर आप किसी चीज को खुलेआम स्वीकार करते हो तो दैट इज ओपन, खुलेआम. लेकिन अगर आप किसी चीज को छुपाते हो तो यानी आप उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हो. तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप काउंट करने बैठोगे तो इतनी छोटी सी क्लास में आपने बहुत सारे वर्ड्स, मैं तो काउंट नहीं कर सकती. लेकिन ये जो छोटी सी आपकी क्लास है, इसका ही समझ लीजिए कि ऐसी कम से कम 100. नंबर 1, आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपने कभी नहीं सुने होंगे. अगर 20 में से एक वर्ड सुना होगा तो भी मैं आपको 100 मार्क्स दे दूंगी उसके. नंबर 2, सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सीखने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के. कभी कोई जर्मन, कभी कोई स्वीडिश, कभी कोई जापानीज. देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट आई हैव पिक्ड एंड चोजन फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ द ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन इज, जब आप कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना, आप कभी खुद को लिमिट नहीं करते हैं. People use all sorts of interesting facts and phrases and words and vocabulary to basically show that I'm an intelligent person. तो यहाँ पर आज आप ऐसे वर्ड सीखने वाले हो जो आपने कभी नहीं सुने होंगे. And let me tell you, ये सेशन को सबके साथ शेयर कर देना और चेक कर लेना किसने किसने कौन से वर्ड सुने होंगे. आउट ऑफ 20 आई एम टेलिंग यू, अगर कोई तगड़ा रीडर होगा तो शायद उसने 2-3 वर्ड्स सुने होंगे. आउट ऑफ 20 3 वर्ड्स सुने होंगे, ऐसा मुझे लगता है. वेल, विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास. द फर्स्ट वर्ड इज पेट्रिचोर. व्हाट इज पेट्रिकोर और पेट्रिचोर? सी, देयर आर 2 pronunciations attached to it. मैं पर्सनली पेट्रिकोर बोलती हूँ, बट अपेरेंटली द प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो पेट्रिचोर. इसका मीनिंग क्या होता है? द स्मेल ऑफ अर्थ आफ्टर रेन. जो बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आती है, उसके लिए एक अंग्रेजी वर्ड है पेट्रिकोर. आई am impressed or I am completely enchanted by the beautiful petrichor here. तो जब हम गांव में होते हैं तो जो साफ सुथरी मिट्टी, प्यारी खुशबू आती है, legit beauty. Now the next word is, again, this is not English, this is a Japanese word. My pronunciation can be flawed, but the word here is kintsugi. Kintsugi. स का प्रोनाउंसिएशन है किंत्सुगी. द जापानीज आर्ट ऑफ रिपेयरिंग ब्रोकन पॉटरी विद lacquer dusted or mixed with powdered gold, silver or platinum, celebrating flaws. तो जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में, जैसे वाबी साबी, ये इसके बारे में भी पढ़ना. वाबी साबी क्या होता है? अगर आपको कोई चीज़ आपके पास खराब है, टूटी फूटी है, तो उसको उसके फ्लॉ के साथ एक्सेप्ट करो, उसको बनाने की, रिक्रिएट करने की कोशिश मत करो. किंत्सुगी ऑन द अदर हैंड कहता है कि यार किसी चीज़, कोई चीज़ खराब है या टूटी हुई है, आप उसको फेंको नहीं, आप उसको बनाओगे और जो बनने के बाद वो अपने स्कार्स के साथ विजिबल होगा, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा. और मुझे लगता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन हमारे जो ये ओवर अ पीरियड ऑफ आवर लाइफ बहुत सारे स्कार्स हम इकट्ठे करते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को दिखाते हैं, राइट? सो आई थिंक वी शुड बी अ बिलीवर ऑफ द आर्ट ऑफ किंत्सुगी. क्या कह रहे हैं इसमें कि गोल्ड का पाउडर या फिर प्लैटिनम पाउडर, इन सब चीजों से जब आप टूटी हुई पॉटरी को जोड़कर बना लेते हैं, फेंकते नहीं हैं उसे, उसी को कहते हैं किंत्सुगी. द नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्डनफ्रॉयड. ये वर्ड काफी पॉपुलर हो गया था जब शशि थरूर जी ने इसे अपने एक ट्वीट में यूज किया था. दिस इज अ जर्मन वर्ड बाय द वे. नाउ हमने एक वर्ड सुना हुआ है sadistic pleasure, right? Now read the meaning. A German word that means feeling pleasure at someone else's misfortune. जब हमें किसी और की दुर्दशा से खुशी मिलती है ना, उस चीज को, उस फीलिंग को शॉर्डनफ्रॉयड कहते हैं जर्मन में. अगेन भाई वो इंग्लिश में ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने शॉर्डनफ्रॉयड को यूज किया था. एज आई सेड, कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड, इट फ्लोज, इट इज इनफाइनाइट.
एंड माइक गिर गया है while I was in my flow. Anyway, so Schadenfreude, आप ये अगर जब भी किसी को चाटा खाते देखा आपको खुशी मिल रही है, I am enjoying my Schadenfreude. That's how you use the word. Well, okay, 1 second. Yeah, ठीक है. The next word is sonder. Another English word. It says the realization that each random passerby has a life as vivid and complex as your own, filled with their own experiences and stories. You know what? Somebody very recently made a video about what Dalai Lama had to say to Richard Gere, the Hollywood actor. He was, on the verge of ending his career, or maybe, losing his career. And he was about to file bankruptcy, and a lot of bad things were happening with him. So he left everything, booked a ticket to India, came and met Dalai Lama. And Dalai Lama told him only one thing, from today onwards, don't care about what's going on, who's doing what, who is who. Every single person you meet, every person your path crosses with, you just bless them. Tell them, may your worries be taken away, may you be successful, may you enjoy this life, etc., etc. Say good things to people. And then see, your life would also change. And that's what happened. He got his next big project, and today he's celebrated as one of the superstars of Hollywood, right? Now, when you look at this word sonder, to think, to have that feeling in your head that all the people that are around you or you're watching just pass by, everybody has a life which has its own journey, its own story, its own experiences. To think this way is called to sonder. जब हम कभी कभी सिर्फ बैठे होते हैं, पार्क में बैठे हैं, 50 तरीके के लोग घूम रहे हैं और उनको देख के हम सोच रहे होते हैं, यार इनकी ज़िंदगी अच्छी है, इनकी कितनी टफ है, ऐसा है वैसा है करके, ऐसा जब हम सोचते हैं, उसी को कहते हैं I was just sondering. इमेजिन, आपको ये नहीं पता था कि जब आप दूसरों की ज़िंदगी और उनकी जर्नी को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, या लेट्स जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके लिए भी एक वर्ड होता है, दैट इज सॉन्डरिंग. एंड व्हाट इज सुनामी, ये तो सुना होगा, तो 20 में से एक वर्ड जो सुना होगा वो यही था. ऑफन मिस्टेकन फॉर अ सिंगल वेव, इट एक्चुअली रेफर्स टू अ सीरीज. अच्छा, सुनामी आपको पता है कि जैसे बारिश होती है वैसे ही सुनामी होती है. बारिश में क्या होता है, ऊपर से बूंदें गिरती हैं. सुनामी में क्या होता है, तेज पानी आता है. लेट्स अंडरस्टैंड सुनामी होती क्या है ब्रो. Often mistaken for a single wave. लोगों को लगता है एक बड़ी टाइड आएगी और सब डूब जाता है उसमें. It actually refers to a series of waves caused by underwater disturbance like earthquakes. Underwater जब earthquakes आते हैं तो एक के बाद एक बहुत तेजी से waves आती हैं और उन्हीं series of waves को हम कहते हैं सुनामी. कई बार लोग इसको अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज करते हैं कि जैसे कभी किसी इंसान को एक बार रोना आया, 2 बार रोना आया, 3 बार रोना आया, रोते जा रहा है वो बंदा. सुनामी ऑफ इमोशन, सुनामी ऑफ टीयर्स, सुनामी ऑफ एंगर. यूज करना सीखो वर्ड्स को और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ बोके. बोका is the pronunciation as far as I'm concerned. Again, इसका pronunciation please check कर लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के. अच्छा, बड़ी सुंदर सिनेमैटिक सी पिक्चर्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, उसमें एक बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से किसी एक पॉइंट को ब्लर किया जाता है ना, किसी एक एंगल को ब्लर कर दिया जाता है. तो ये जो एस्थेटिक ब्लरिंग इन होता है ना, ब्लरिंग आउट होता है एक पिक्चर के अंदर, उसी को कहते हैं बोका as far as I'm concerned. Again, now often used in photography. ठीक है, तो इसको आप कॉमनली तो यूज़ नहीं करते हैं, बट जिन लोगों को थोड़ा सा भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, एक उनका एस्थेटिक सेंस स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये शब्द की जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ दिस इज़ नॉट अ वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 शब्दों से बना है. ये क्या है, एक फ्रेज है, एंड दिस इज़ अ लैटिन फ्रेज, मेमेंटो मोरी. हिंदी में हम कहते हैं बेटा ज़्यादा घमंड मत करो, सबको एक दिन मरना है, राइट? बस वही कहता है ये भी. मेमेंटो मोरी का मतलब होता है रिमेंबर दैट यू विल डाई. किसी को ये रिमाइंड कराने के लिए कि घमंड में, कंपटीशन में, जलन में, दूसरों का नुकसान करने में कुछ नहीं रखा है. बिकॉज रिमेंबर, मेमेंटो मोरी, one day everyone will die, and so this is basically to remind somebody of mortality.
कोई अमर होके नहीं आया है, तो तुम आज कितना भी कमा लो, जाना है, सबको जाना है. So memento mori is one of my favorite phrases from today. Lagom. What is lagom? Again, this is not English, this is Swedish. A Swedish word that means just the right amount. A balance between too much and too little in life. जैसे अगर आपकी सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा हो जाए, आप नहीं खा पाएंगे, बहुत कम हो जाए, आप नहीं खा पाएंगे, बट जो जस्ट द राइट अमाउंट होता है, उस राइट अमाउंट के लिए एक वर्ड फ्रेम किया गया है लगोम. अगर आपको कभी ये कहना है भाई बिल्कुल परफेक्ट है, just say lagom. It's a Swedish word. Moving on to the next word, everyone, gobbledygook. Again, this is an English word and this is kind of created, more like a slang. Gobbledygook उस language के लिए use किया जाता है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती के complicated, ज़बरदस्ती complicated words, jargons को उसमें घुसाया गया है. Oh my God, this is all gobbledygook to me. तो कभी-कभी हम जैसे मैं पर्सनली स्पीकिंग, अगर मैं कुछ बहुत ही टेक्निकल वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखने लगती हूँ तो कभी कभी लगता है यार इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये साइंस के वर्ड्स ज़्यादा हैं, इसमें टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा हैं. देन आई कैन जस्ट ईजिली से ओ माई गॉड दिस इज़ ऑल गॉबल्डिगूक टू मी. सो बहुत ही मीनिंगलेस या टफ टू अंडरस्टैंड बातों को हम गॉबल्डिगूक कहते हैं. मूविंग ऑन एवरीवन. The next word is Panglossian. What is Panglossian? This is an adjective, English word है, to describe an excessively or naively optimistic outlook on life, derived from a character in Voltaire's Candide. Now again, अब Voltaire कौन थे, क्या करना है उनके बारे में आप गूगल करके पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर आपका जो वर्ड है that is Panglossian. हम सब के जीवन में कुछ बहुत भोले और प्यारे और स्वीट लोग होते हैं जिनको जनरली स्पीकिंग पॉजिटिव रहना पसंद है हर चीज़ में. मतलब अगर आप ये कह भी रहे हो कि देखो बहन ये रावण है, ये तुम्हारा नुकसान करेगा, नहीं यार, सबको मौका देना चाहिए, देखो कितना अच्छा इंसान है, जो चाकू हाथ में लिया है वो सब्जी काटने के लिए लिया है, हमको मारने के लिए नहीं लिया. तो कुछ इस तरीके के जो बिल्कुल ही पॉजिटिविटी के अंधे लोग होते हैं उनके लिए शी हैज़ अ पैनग्लॉसियन एटीट्यूड इन लाइफ. तो पैनग्लॉसियन इज एन एडजेक्टिव. आप इसको यूज करेंगे किसी नाउन, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए. और आपके जीवन में कौन है पैनग्लॉसियन, ये मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा. मूविंग ऑन, डॉपलगैंगर. आपने वैम्पायर डायरीज अगर बचपन में देखा होगा तो बेसिकली दो एक जैसे दिखने वाले लोगों को जो कि ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, डॉपलगैंगर्स कहा जाता है. आई वंडर इफ आई हैव अ डॉपलगैंगर. एनीवे, अ नॉन बायोलॉजिकली रिलेटेड लुक अलाइक और डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन ऑफन थॉट टू बी अ हार्बिंजर ऑफ बैड लक. यस, अगर एक डॉपलगैंगर होता है तो उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि भाई ये वाला बंदा जो है नेगेटिव है. जैसे मैं ओरिजिनल हूँ, अभी अचानक तुम्हें एक और उदिशा नहीं मतलब सेम शक्ल का कोई बंदा मिल जाए जो कि बिल्कुल ही मेरे सा दिखता है बट मेरे से ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे तुम बैड लक लेके आए हो. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अप्रेसिटी. ये एक और वर्ड है जो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कभी सुना हो क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो गया था. द वार्मथ ऑफ सन इन विंटर. ठंडियां आने वाली है ना और सब धूप जादू बने घूमते हैं बिल्कुल. तो वो जो सूरज की गर्मी, जो वार्मथ हमें उस वक्त मिलती है, उसी को हम कहते हैं अप्रेसिटी. अ रेयर वर्ड दैट कैप्चर्स द ब्यूटिफुल फीलिंग दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब. आई एम एंजॉयिंग द अप्रेसिटी. अप्रेसिटी इज अ नाउन. हम सब कैसे भाई, मतलब ऐसे 10% भी धूप कहीं आ रही होती है ना, वैसे खड़े हो जाते हैं वहां पे कि सब ठीक हो जाएगा अभी. ऑल्दो आई हैव स्टार्टेड टू एंजॉय विंटर्स बट आई स्टिल like sun a lot. So I would appreciate the word apricity a lot. I hope this was the end of it. No, we have a few more. Okay, this is a tough one to pronounce. Cryptomnesia. Again, now see, a phenomena where a person mistakenly believes they have come up with an idea when in fact it was forgotten content from their memory. कभी-कभी अरे मुझे पता है ये वो वाला वर्ड है, ये वो वाला. अब पता नहीं है, वो भूल चुके हैं आप. आपको लगा कि आपको पता है बट आपको एक्चुअली नहीं पता है. You are suffering from cryptomnesia. Oh my God, you are suffering from cryptomnesia. How do you say that? You're basically trying to say कि तुमको लगा कि तुमको पता है पर तुम भूल चुके हो. So use this word and I believe काफ़ी often use कर सकते हैं. Soliloquy, जो लोग उनको पढ़ते हैं, जिन्होंने मतलब अपने स्कूल डेज में या अभी शायद शौकिया शेक्सपियर की नॉवल पढ़ी हुई है, उनको ये वर्ड पता होना चाहिए. तो 3 वर्ड्स, जो अच्छे रीडर्स हैं उनको 3 वर्ड्स पता होंगे.
This is the third one. An act of speaking one's thoughts aloud, commonly used in plays, particularly Shakespeare. Oh my God, I didn't even read the word. आप बोलोगे कंटेंट तो बनाया था, पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा था यार, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, टू रिवील अ कैरेक्टर्स इनर फीलिंग्स. तो क्या होता है जब एक नाटक होता है, ड्रामा होता है, थिएटर होता है, तो उसमें कोई कैरेक्टर मन में जो सोच रहा है वो तो हमें पता नहीं चलेगा. मूवीज में तो बैकग्राउंड स्कोर में डाल देते हैं उसके थॉट्स को, लेकिन ड्रामा में कैसे करना होता है, उसको खुद ही अकेले बोलना होता है वो सब कुछ, कि वो ऐसा सोच रहा है. तो जब कोई अपनी इनर फीलिंग्स को जोर जोर से बोलता है, उसी को कहा जाता है soliloquy. क्या कहते हैं? Soliloquy. Last word is nostalgia. ये वाला वर्ड भी पता होगा. Shit. 3 बोला था, 4 पता होंगे, right? Originally used to describe a medical condition. It now refers to a sentimental longing for the past. देखो, अब तुम्हें ये नहीं पता रहा होगा, लेकिन कि नॉस्टैल्जिया जो है, जब ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था, तो एक मेडिकल कंडीशन थी ये बेसिकली, कि कुछ लोग जो हैं वो अपने पास्ट से उबर नहीं पाए, उसी में दे आर स्टक काइंड ऑफ. तो अब इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे कभी कभी बड़ी याद आते हैं ना पुराने दिन बचपन के, स्कूल से आते थे, सब चिल था, टीवी देखते थे, गरम खाना खाते थे, कभी भी सो जाते थे, कभी भी उठ जाते थे. इट्स ऑल लग्जरी नाउ. अब आपको एक टाइम पे उठना है, आपको एक टाइम पे पढ़ाई करनी है, आपको क्लास लेनी है. ओह माय गॉड. एनीवे, सो आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिया नाउन होता है अगर आप किसी बंदे को कह रहे हो कि यार तू तो पास्ट के बारे में बहुत सोचता है, या यार आज वो बेचारा पास्ट के बारे में सोच रहा है, बोलो ही इज अ लिटिल नॉस्टैल्जिक टुडे. आई होप दिस वाज द एंड ऑफ इट. दिस वाज नॉट द एंड ऑफ इट. व्हाई आर दीज वर्ड्स नॉट गेटिंग ओवर? सिकोफेंट, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं साइकोफेंट. साइकोफेंट नहीं है, इट्स अ सिकोफेंट. चापलूस लोग, अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वसली टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट टू गेन एडवांटेज. जैसे मोदी जी के आसपास पहुंचते अगर कोई बहुत ज्यादा, सर आप महान है, आपने तो भारत का परचम विश्व में लहरा दिया है. दिस इज सिकोफेंसी. आई मीन जबरदस्ती मत करो, उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो बोलो, नहीं किया है तो फिर मत बोलो. कुछ लोग होते हैं फालतू की चाटुकारिता करते हैं, तो ये चाटुकारों को अंग्रेजी में सिकोफेंट कहा जाता है. मूविंग ऑन, वंडरलस्ट. आप, मैं, हम सब इस बीमारी से ग्रसित हैं. वंडरलस्ट का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल. घूमते रहने का मन करता रहता है, और मेरा तो मन करता रहता है दुनिया में जितने प्रकार के और जहां जहां पे पहाड़ हैं मुझे सब देखने को मिले, एक्सेप्ट फॉर द वंस दैट डू नॉट हैव ट्रीज. जिन पहाड़ों पे पेड़ नहीं है या उनके आसपास हरियाली नहीं है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, अब इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. फिलोप्रोजेनेटिव. क्या पढ़ेंगे? फिलोप्रोजेनेटिव, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर ऑफस्प्रिंग, ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु लव्स चिल्ड्रन. देखिए, एक तो अपना खुद का बच्चा होता है इंसान का, तो वो उसको 99% ऑफ द टाइम्स बहुत प्यार करते हैं लोग अपने बच्चे को, राइट? उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चे बहुत पसंद होते हैं. सो वी कैन काइंड ऑफ से ओह ही इज प्रीटी फिलोप्रोजेनेटिव, यानी ही इज फॉन्ड ऑफ किड्स, उसको बच्चे पसंद है. अपने बच्चों को बहुत प्यार करने वाला बंदा फिलोप्रोजेनेटिव. एंड इन जनरल पीपल हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स, उनको भी फिलोप्रोजेनेटिव बोल सकते हैं. मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है. इनिशियली जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता है, बट अगर कोई बच्चा बातें प्यारी करता है और गाल मोटे होते हैं, फेवरेट बच्चा होता है वो, ठीक है. एंड देन वी हैव रेटिसेंट, वो लोग जो कम बोलते हैं या अपने में रहना चाहते हैं, जो मेरे बिल्कुल विपरीत होते हैं और जो शायद मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मुझे सबसे बोलना होता है. एंड दे हेट इट. कुछ लोग होते हैं उनको चाहिए कि हमको शांति से बैठे रहने दो, नहीं बोलना है हमें तुमसे. दोज पीपल आर कॉल्ड रेटिसेंट, रिजर्व्ड और inclined to keep one's thoughts and feelings to oneself, not open or talkative. Not open or talkative, याद रखना. The last word is quintessential, representing the most perfect or typical example of a quality or class. जैसे हम लोग कहते नहीं है, ये तो पक्का उदिशा वाला बिहेवियर है, कोई कहीं बैठा है जाके बात करने लग जाओ, सो ये तो पक्का ओ दिस इज क्विंटेसेंशियल उदिशा. मतलब तुम्हें समझना है कि उदिशा कौन है? बातें, बातूनी, टॉकेटिव, इलोक्वेंट, गुड वर्ड्स ऑल्सो, बट हाँ, बातों से रिलेट करके कुछ भी बोलोगे तो इज इक्वल टू उदिशा हो जाएगा. सो क्विंटेसेंशियल वर्ड का अर्थ होता है अ परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी, ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ क्लास एटसेट्रा. एम्बॉडीज द एसेंस, किसी चीज का सार जब आपको समझ आ जाए किसी चीज के माध्यम से, तो आप बोल सकते हैं क्विंटेसेंशियल
फलाना एडजेक्टिव होता है, याद रखना। मुझे पता है ये क्लास बहुत शानदार है, अब मुझे ये भी पता है कि बहुत लिमिटेड लोग इसको देखेंगे। मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ यार, देखो मेरा जो फंडा है, मेरा जो अप्रोच है इन लाइफ, मुझे चाहिए कि यार लोग थोड़े अवेयर बने, थोड़ा पढ़ें, सीखें, एक कॉन्क्रीट पर्सनालिटी वाला इंडिविजुअल बने। तो मैं अच्छा कंटेंट इस चैनल पर हमेशा देती हूँ, बट जब आपको मेरे एफर्ट्स दिखते हैं तो हल्का सा एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करिए, अगर आप कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ कोर्स।